Assalamu alaikum. Dear students, today we will learn the topic disorders of the cornea. It is chapter number 4, eye condition and their treatment, and the topic number is 4.7, disorders of the cornea. I am Tahira Abrar, lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind, Lahore. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्निया क्या है और फिर उसके बाद हम कॉर्निया की जो भी फंक्शंस हैं और फिर उसके बाद उसकी देखेंगे कि इसकी क्या क्या डिज़ीज़ हैं और क्या इसके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनकी क्या कॉजेज़ होती हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ कॉर्निया। अब कॉर्निया के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉर्निया क्या है। तो कॉर्निया एक राउंड कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है फॉर्मिंग एंटीरियर 1/6 ऑफ द आउटर फाइब्रस एनवेलप ऑफ द आई। हमने देखा कि पहले जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो आउटर पार्ट होता है आई का, आउटर लेयर जो होती है, एक एनवेलप होता है जो आई बॉल का, उसकी दो मेन लेयर्स जो होती हैं, एक कॉर्निया होता है और दूसरा स्क्लेरा होता है। जो कॉर्निया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये तकरीबन 1/6 जो है आउटर लेयर का पार्ट कवर करता है, जबकि जो स्क्लेरा है वो वाइट पार्ट होता है, वो 5/6 पार्ट कवर करता है। जो कॉर्निया होता है वो बिल्कुल कॉन्वेक्स है, राउंड है और ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें से रोशनी की शुआएं गुजर कर आगे जाती हैं, जबकि जो स्क्लेरा होता है वो ओपैक होता है और उसमें से रोशनी की शुआएं नहीं गुजरती। अगर कॉर्निया के कोई डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कॉर्निया में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ओपेसिटीज़ बन जाएं, ओपैक हो जाता है कॉर्निया, जिसकी वजह से फिर जब रोशनी जो यहाँ से गुजर कर जाती है उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाता है, वहाँ से रोशनी जो है गुजर कर नहीं जा पाती। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉर्निया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ज़रा इंट्रोडक्शन हो जाए कि कॉर्निया क्या है। कॉर्निया इज़ द आईज आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज़ क्लियर dome shaped surface that covers the front of the eye. इट हैज़ टू मेन फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। पहले आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी अंदाज़ा था कि जो कॉर्निया है वो किसका पार्ट है। हमने क्लियरली इसका स्ट्रक्चर भी देखा था और हमने कॉर्निया के बारे में भी वजाहत कर दी थी कि कॉर्निया जो है आउटर पार्ट का आउटर लेयर जो होती है उसका हिस्सा होता है, और जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा जो है वो मिल रहे होते हैं, वहाँ पर दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है, उसको कहते हैं लिम्बस। अच्छा जी, अगर हम इसका देखें कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोटेक्शन कर रहा होता है। एक तो आई बॉल की प्रोटेक्शन हो रही होती है और दूसरा क्या कर रहा होता है कि विज़न जो है उसको भी जो हम इमेजेस वगैरह बन रहे होते हैं वो भी इसी की वजह से बन रहे होते हैं। और अगर हम देखते हैं कि कॉर्निया किस तरह से काम करता है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ एक्ट्स एज अ पावरफुल रिफ्रैक्टिंग लेंस इन द आई फॉर फोकसिंग द रेज ऑन द रेटिना। तो कॉर्निया का काम होता है कि ये रोशनी की शुआओं को रेटिना पर फोकस करता है और इसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो होती है तकरीबन +43 डायोप्टर्स। कितनी पावर होती है? +43 डायोप्टर्स इसकी रिफ्रैक्टिव पावर होती है और इस पावर की वजह से ही ये रेटिना पर जो भी इमेज बनता है उसको, ये लाइट रेज को ये फोकस कर रहा होता है रेटिना पर, और यही इसकी बहुत बड़ी जो खूबी है, यह जो इसकी बहुत बड़ी एक पावर है वो यही रिफ्रैक्टिव पावर होती है। आमतौर पर +40 जो इसका रिफ्रैक्टिव पावर होती है, इसका जो एंटीरियर कॉन्वेक्स होता है, एंटीरियर कॉन्वेक्स सरफेस जो है वो उसकी +48 डायोप्टर्स होती है। जो पोस्टीरियर कॉनकेव सरफेस है उसकी -5 डायोप्टर्स होती है और एवरेज पावर जो इसकी है कॉर्निया की वो +43 डायोप्टर्स होती है।
और आमतौर पर इसकी जो लेयर्स होती हैं वो 5 हैं। नंबर 1 एपिथेलियम है, नंबर 2 बॉमन्स मेम्ब्रेन है, नंबर 3 लैमिना है या इसको लैमिना प्रोपरिया और इसको स्ट्रोमा भी कहा जाता है, नंबर 4 डेस्मेंट मेम्ब्रेन और नंबर 5 है एंडोथेलियम। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके अगर फंक्शंस को या प्रोटेक्ट देख लेते हैं कि ये क्या करता है। तो ये प्रोटेक्शन करता है कॉर्निया। कॉर्निया हेल्प्स टू शील्ड द रेस्ट ऑफ द आई फ्रॉम जर्म्स। अब कॉर्निया क्या करता है कि आँख की हिफाजत करता है जर्म से और इसके अलावा डस्ट से एंड अदर हार्मफुल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे करता है, क्योंकि कॉर्निया की जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ होती है। अब होता यह है कि इसके ऊपर डस्ट या अदर पार्टिकल्स जो हैं वो ठहरते नहीं हैं और स्लिप होकर जो ये इसके ऊपर एक टीयर फिल्म होती है उसके वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है आई को लुब्रिकेट करने में। जो टीयर फिल्म होती है आई की बॉल के ऊपर वो भी इसको लुब्रिकेट करती है आई बॉल को। और होता यह है कि जो कॉर्निया की सरफेस है वो स्मूथ रहती है और रेगुलर रहती है, इरेगुलरिटीज़ नहीं आती, इस पर कोई ज़ख़म नहीं होता, फिर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और होता यह है कि जो भी कोई अगर कोई डस्ट या कोई पार्टिकल्स आते हैं, कोई जर्म्स आते हैं तो वो स्मूथली इस पर से जब आई ब्लिंकिंग होती है तो वो जो पानी के ज़रिए से बाहर निकल जाते हैं। तो जो कॉर्निया है, द कॉर्निया आल्सो सर्व्स कॉर्निया आल्सो सर्व्स एज अच्छा जी, हम पहले ज़रा ये पेज आगे आ गया है तो हम दोबारा से वहीं पर जाते हैं जी। हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। तो कॉर्निया हेल्प्स टू शील्ड द रेस्ट ऑफ द आई फ्रॉम जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स। द कॉर्निया आल्सो सर्व्स एज अ फिल्टर स्क्रीनिंग आउट सम ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं उनसे भी जो कॉर्निया है वो हिफाजत कर रहा होता है। जो वेवलेंथ्स होती हैं अल्ट्रा वायलेट इन सनलाइट से जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ आ रही होती हैं उनसे भी आँख की हिफाजत करता है और आँख को डैमेज नहीं होने देता, क्योंकि आँख के अंदर बहुत ही नाजुक, बहुत डेलिकेट सा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आयरस है और अंदर लिक्विड है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रस है, ये बहुत ही नाजुक आँख का अंदर का हिस्सा होता है। तो फिर कॉर्निया जो है इन तमाम बाहर की जो ख़तरनाक चीज़ें, डेंजरस चीज़ें, उनसे आँख को महफूज रखता है। विदाउट दिस प्रोटेक्शन अदर पार्ट्स ऑफ द आई माइट बी हार्मफुल बाय यूवी रेडिएशन। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनसे अगर ये ना हो तो फिर आँख के दूसरे हिस्से बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। अब देखते हैं कि विजन में किस तरह से हेल्प करता है। तो कॉर्निया एक्ट्स एज द आईज आउटर मोस्ट लेंस। ये आउटर मोस्ट लेंस के तौर पर काम कर रहा होता है। इट फंक्शंस लाइक अ विंडो दैट कंट्रोल्स एंड focuses the entry of the light into the eyes. When light strikes the cornea, it bends or refracts the incoming light or the lens refocus that light onto the retina. A layer of retina sensitive cells at the back of the retina then converts the light into electrical signals, then it sends to the brain, then brain translates these signals into images. तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो रेटिना है वो रोशनी की शुआओं को जब रेटिना पर आती हैं, मतलब बाहर से जब रोशनी की शुआएं रेटिना से टकराती हैं, रेटिना से दाखिल होती हैं अंदर, तो ये रेटिना क्या करता है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो रोशनी की शुआओं को बेंड करती है। वहाँ से जब ये बेंड होकर एक्वस ह्यूमर से में दाखिल होती हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, जो कि आयरस, जो दरमियान में आयरस होता है, आयरस के दरमियान में अपर्चर है, अगली साइड पे इंटीरियर चैम्बर और पिछली साइड पे पोस्टीरियर चैम्बर होता है। अब होता यह है कि जब रोशनी की शुआएं कॉर्निया से दाखिल होती हैं, इंटीरियर चैम्बर में एंटर होती हैं, वहाँ से प्यूपल से गुजरती हैं। प्यूपल भी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रही होती है कि कितनी ज़्यादा रोशनी जो है वो अंदर जानी चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो वो डायलेट नहीं होती बल्कि सिकुड़ जाती है, और अगर कम रोशनी हो तो वो डायलेट हो जाती है। तो फिर रोशनी की शुआएं अंदर दाखिल होती हैं, पोस्टीरियर चैम्बर में जाती हैं और फिर वो लेंस पर आती हैं।
तो लेंस की भी जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है, लेंस क्या करता है, दूर और नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए मुनासिब तौर पर अपनी अकोमोडेशन करता है और फिर रोशनी की शुआओं को रेटिना पर जाकर फोकस कर देता है। इस तरह ये पूरा प्रोसेस होता है और हम क्या करते हैं कि हमें विदिन सेकंड्स हम जो है अपने सामने जो भी मौजूद चीज़ें होती हैं, सीन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उनको देख रहे होते हैं, उनकी डिटेल्स देख रहे होते हैं कि किस शेप की चीज़ें हैं, कितनी हमसे दूर हैं, क्या कलर्स हैं उनके और कितना उनका डिस्टेंस है। ये सारी परसेप्शंस जो हैं हमें हो रही होती हैं और विदिन सेकंड्स ये प्रोसेस हो रहा होता है। जब रेटिना पर इमेज बनता है तो क्या होता है कि जो ये ऑप्टिक नर्व होती है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ज़रिए ये ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है। वहाँ पर जो हमारा आई से रिलेटेड या देखने से रिलेटेड पोर्शन होता है वो हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है इसमें कॉर्निया का बहुत अमल दखल होता है। कॉर्निया इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जो इसकी रिफ्रैक्टिव पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कॉर्निया की इस रिफ्रैक्टिव पावर में प्रॉब्लम आ जाए, अगर कॉर्निया के जो रेगुलर जो इसकी सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इरेगुलरिटी आ जाए या कॉर्निया का जो कर्व है उसमें कोई इश्यूज़ आ जाए, उसका कर्व सही ना हो, उसका कर्वेचर में इश्यूज़ आ जाए, वो फ्लैट हो जाए, तो फिर ये जो सारा प्रोसेस है इसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि व्हाट आर द रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होती हैं, मतलब कॉर्निया ज़ाहिर है कि रिफ्रैक्शन कर रहा है, तो एरर्स क्या होती हैं। तो देखते हैं कि व्हाट आर द रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स इंक्लूड नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस एंड स्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया। अभी हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के साथ कि मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस है, करीब की चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं, फार साइटेडनेस क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, स्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। ड्यूरिंग दिस द कॉर्निया एंड लेंस बेंड लाइट टू फोकस इट ऑन द रेटिना। और इन ये सारा जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, कॉर्निया और लेंस जो हैं वो अपना पूरा काम कर रहे होते हैं, पूरा फंक्शन कर रहे होते हैं, रिफ्रैक्शन पावर जो होती है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्हेन लाइट हिट्स द रेटिना इन दिस प्रोड्यूस गुड विजन। और जब ये रेटिना को लाइट हिट करती है तो एक अच्छी सी विजन दे रही होती है। इन पीपल विद रिफ्रैक्टिव एरर्स द लाइट इज़ नॉट बेंड करेक्टली in the wrong place and it focus on the wrong place and this results in imperfect vision। तो होता यह है कि जब ये कॉर्निया और लेंस की जो रिफ्रैक्टिव पावर है इसमें कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि रेटिना पर सही तरह से इमेज फोकस नहीं होता, रोशनी की शुआएं नहीं सही फोकस हो पाती, इमेज नहीं बन पाता और फिर विजन जो है वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है। कैन द कॉर्निया गेट इंजर्ड? बिल्कुल कॉर्निया जो है वो इंजर्ड हो सकता है। तो कॉर्निया कैन रिकवर फ्रॉम माइनर इंजरीज ऑन इट्स ओन। के कॉर्निया अगर छोटी छोटी इंजरीज हों, माइनर इंजरीज हों, तो फिर वो खुद ही रिकवर हो जाता कर लेता है इन इंजरीज़ को। इफ़ इट इज़ scratched scratch healthy cells slide over quickly and patch the injury before it causes infection or affects vision। तो अगर ये स्क्रैच हो जाता है तो जो इसके हेल्दी सेल्स होते हैं वो इस इंजरी को कोशिश करते हैं, पैच कर लेते हैं और वो रीजनरेट हो जाती है। इसकी कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं कि जो रीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन जो इसकी अंदर की जो लेयर्स होती हैं ना, स्ट्रोमा और जो डीपर लेयर्स होती हैं, अगर वहाँ तक इन्फेक्शन चला जाता है तो फिर अगर वहाँ पर कोई पैसिटीज़ बन जाएँ तो फिर उनका मुश्किल हो जाता है कि वो रीजनरेट हो। इट माइट आल्सो cause pain, blurred vision, tearing, redness, sensitivity to light. People with these symptoms need professional treatments. Deeper scratches can also cause corneal scarring. This can cause a haziness on the cornea, corneal vision. In this case, a corneal transplant might be needed। और होता यह है कि जब कॉर्निया कि अगर कॉर्निया पर स्क्रैचिंग ज़्यादा हो जाए, डीपर लेयर में चली जाए इन्फेक्शन, और फिर क्या होता है कि डीपर लेयर जो होती हैं उनका रीजनरेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर क्या होता है कि रेटिना की स्कारिंग, ये जो ज़ख़म हैं कॉर्निया पर जो बन जाते हैं उनकी वजह से कॉर्नियल अल्सर और इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फिर कॉर्निया
कि ये नौबत आ जाती है कि कॉर्निया इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि फिर उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, क्योंकि उससे वो जो काम वो कर रहा होता है, उसकी जो पावर होती है, रिफ्रैक्टिव पावर, वो सारी मुतासर हो जाती है। इसलिए फिर कोशिश की जाती है कि रेटिना को ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है, सॉरी, कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है। अच्छा जी, फिर अब हम बात करते हैं अगर इसकी डिजीज़ पर आते हैं तो क्या होता है। what diseases and disorders affect the cornea? Diseases and disorders that affect the cornea include कॉर्नियल इन्फेक्शंस, डैमेज टू द कॉर्निया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कॉर्निया के जो इन्फेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। डैमेज टू द कॉर्निया फ्रॉम इंजरी और बैक्टीरिया कैन कॉज पेनफुल इन्फ्लेमेशन एंड कॉर्नियल इन्फेक्शंस। अगर कॉर्निया को डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, कोई बैक्टीरिया इस पर हमला कर देते हैं, ज़ाहिर है जैसे ही इंजरी होती है, जैसे इसको कोई डैमेज होता है तो बैक्टीरियाज फौरी तौर पर हमला करते हैं और फिर पेनफुल इन्फ्लेमेशन होती है और कॉर्निया की इन्फेक्शन हो जाती है। एंड अदर नेम फॉर अ कॉर्नियल इन्फेक्शन इज़ केराटाइटिस। कॉर्नियल इन्फेक्शन का जो दूसरा नाम है वो केराटाइटिस है। केराटाइटिस जो होती है वो भी कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। कॉर्नियल इन्फेक्शंस कैन बी रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस वेयर। आमतौर पर जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करते हैं उनको ख़ास ये जो इश्यूज़ हैं ये आते हैं, केराटाइटिस उनको हो सकता है, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने वाले सफाई का ख्याल ना रखें या कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो वेयर करते वक्त कॉर्निया को कोई डैमेज हो जाए, कॉर्निया ड्राई हो जाए या उस पर कोई स्क्रैचेस पड़ जाएं, तो फिर क्या होता है, फौरी तौर पर ये होता है कि जैसे ही स्क्रैच पड़ते हैं, जैसे ही कोई ज़ख्म होता है, तो फिर जो बैक्टीरिया है वो फ़ौरन हमला कर सकते हैं कॉर्निया पर और उसकी फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने वालों को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखें। दे कैन रिड्यूस क्लैरिटी ऑफ विजन, और फिर होता यह है कि इसी वजह से जो क्लैरिटी ऑफ विजन है वो रिड्यूस हो जाती है जब कॉर्निया जो है उस पर स्कारिंग हो जाए। और इट कॉज कॉर्नियल डिस्चार्ज एंड इवन एरॉड द कॉर्निया, के कॉर्निया जो है वो क्या हो जाता है, उस पर से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। दे कैन ऑल्सो लीड टू कॉर्नियल स्कारिंग विच कैन हार्म विजन एंड माइट रिक्वायर अ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। और फिर ये सब कुछ जो है इसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ जाता है। जो केराटाइटिस है आमतौर पर वही इन्फ्लेमेशन, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। एक कॉर्नियल अल्सर जो है इट इज़ अ लोकल डिफेक्ट एक्सकेवेशन ऑफ द कॉर्नियल सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्लफिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी नेक्रोटिक टिश्यूज़ है। और हाइपोपियन अल्सर भी इसी की एक टाइप है। इट इज़ अ कॉर्नियल अल्सर विद एक्सुडेट फॉर्मेशन, मतलब पस की फॉर्मेशन हो जाती है इन द इंटीरियर चैम्बर ड्यू टू एसोसिएटेड आयराइडोसाइक्लाइटिस। अगर किसी पेशेंट को आयराइडोसाइक्लाइटिस हो, मतलब उसका यूवियल ट्रैक जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसका आयरस जो और सिल्वरी बॉडी दोनों जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसके साथ क्या होता है, इंटीरियर चैम्बर होता है, इंटीरियर चैम्बर की भी हो जाती है इन्फ्लेमेशन और फिर वहाँ से कॉर्निया को ये इन्फ्लेमेशन जो है वो पहुँच जाती है, इन्फेक्शन वहाँ तक चला जाता है, तो इसको हाइपोपियन अल्सर भी कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये जो सारा केराटाइटिस है, जो इन्फ्लेमेशन है सारी, इसकी कई तरह का हो सकता है। बैक्टीरियल है, इसके कई कॉजेज़ हो सकती हैं। बैक्टीरिया है, प्रोटोज़ोआ है, वायरस है, फंगी है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है। और जो ये इन्फेक्टिव कॉजेज़ होती हैं। और नॉन इन्फेक्टिव जो होती हैं उसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 1 रिएक्शन है, टाइप 4 रिएक्शन है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मोरेन्स अल्सर है। और इसके अलावा बहुत सारी और कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसे एसिड बर्न्स हैं, एल्कली बर्न्स हैं, आईलिड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ईटीसी टीयर फिल्म एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ वगैरह हैं। ये नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ होती हैं। तो कॉर्निया जो है, कॉर्नियल इन्फेक्शंस जो हैं इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं और इसको आमतौर पर केराटाइटिस कहा जाता है। और फिर इतना ज़्यादा इससे कॉर्निया डिस्टर्ब हो सकता है कि कॉर्निया की ट्रांसप्लांट तक जा सकती है।
अच्छा जी, मोर कॉर्नियल अल्सर माइनर कॉर्नियल अल्सर इन्फेक्शंस आर यूजुअली ट्रीटेड विद एंटी माइक्रोबायल eye drops and severe infections might require stronger antibiotic and antifungal or antiviral treatments. तो अगर माइनर हों कॉर्नियल इन्फेक्शंस तो फिर कोशिश की जाती है कि जो एंटी माइक्रोबायल जो आई ड्रॉप्स हैं उनसे ट्रीटमेंट कर लिया जाता है और उनसे ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर ये सवेयर इन्फेक्शंस हों तो फिर स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स का और एंटी फंगल और एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं। इट माइट बी नेसेसरी टू मेक frequent visits to an eye doctor for several months, and once the infection is under control, topical steroid treatment might be used to help with corneal scarring. तो एक दफ़ा ये इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाए तो फिर क्या किया जाता है, कुछ स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स से ट्रीटमेंट किया जाता है। टॉपिकल स्टीरॉइड्स वो होते हैं जो कि ऊपर लगाने के लिए होते हैं, ट्रॉपिकल स्टीरॉइड्स हैं। दीज माइट बी यूज टू हेल्प विद कॉर्नियल स्कारिंग। तो कोशिश की जाती है कि कॉर्निया की जो स्कारिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। अच्छा जी, आगे क्या है, एक और इसकी ट्रीटमेंट, इस कॉज जो डिसऑर्डर है कॉर्निया का, ड्राई आई हो सकता है। अब ड्राई आई क्या है, इन पीपल विद ड्राई आई द आई प्रोड्यूसेस फ्यूअर और लोअर क्वालिटी टीयर्स एंड इज़ अनएबल टू कीप इटसेल्फ मॉइस्ट एंड कंफर्टेबल। अब होता ये है कि अगर कॉर्निया के ऊपर जो टीयर फिल्म होती है वो ड्राई हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आई जो है, जो पर्सन है वो मोस्ट अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसमें मॉइस्ट नहीं रहता, उसके जो आई बॉल के ऊपर मॉइस्ट नहीं रहता, मॉइस्चराइज़र नहीं होता, लुब्रिकेट नहीं होती आई, और टीयर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। फिर क्या मेन सिम्टम्स ऑफ द आई इज़ अ स्क्रैचिंग और सैंडी फीलिंग एज इफ़ समथिंग इज़ इन द आई। तो फिर क्या होता है, जब ड्राई आई होती है तो फिर क्या फीलिंग्स आ रही होती हैं, ऐसे पर्सन को लगता है जैसे ना कि उसकी आई जो है उसमें कुछ इरिटेशन हो रही है, जैसे कोई सैंडी सी सेंसेशन है, जैसे रेत सा आ गया हो कुछ, ऐसे लगता है जैसे फीलिंग ऐसी स्क्रैची फीलिंग्स आ रही होती है, जैसे स्क्रैचेस बन गए हैं। और फिर अदर सिम्टम्स माइट इंक्लूड स्टिंजिंग और बर्निंग ऑफ द आईज, ऐसे लगता है जैसे आंखों में जलन हो रही है। periods of excess tearing that follow periods of dryness। बाज़ुकात ये होता है कि जब ज़्यादा टीयर आ जाएं तो फिर बाद में आँख ड्राई होना शुरू हो जाती है, और स्ट्रिंजी डिस्चार्ज फ्रॉम द आई, और आँख से एक स्ट्रिंजी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। एंड पेन एंड रेडनेस ऑफ द आई, आँखें रेड हो जाती हैं, आँखों में दर्द शुरू हो जाता है। समटाइम्स पीपल विच with dry eye feel heaviness in their eyelids or have vision problems। तो बाज़ुकात ये होता है कि जिनकी आँखों में ड्राई आई का इशू चल रहा होता है तो उनकी विजन प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं और आईलिड जो है हैवी फील हो रहे होते हैं। ड्राई आई से ये होता है कि जब आँख बिल्कुल ड्राई होती, जब हम आई ब्लिंकिंग कर रहे होते हैं, आँख खुश्क हुई होती है, तो फिर क्या होता है कि कॉर्निया जो है उस पर स्क्रैचेस भी आ सकते हैं, और पेशेंट जो है उसको बहुत सैंडी सेंसेशन फ़ील हो रही होती है, सैंडी सेंसेशंस हो रही होती हैं, और स्क्रैचेस फ़ील हो रहे होते हैं। और ये बहुत ही एक अजीब सी इरिटेटिव सूरत हाल होती है जिसमें जो पर्सन है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। तो फिर ये होता है कि कोशिश की जाती है कि अगर जो भी इसकी रीज़न बन रही है, मतलब टीयर फिल्म के जो है उसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके टीयर फिल्म के बनने में, उसके जो ड्राइनेस हो रही है उसमें कोई इशू आ रहे हैं क्या, या ये है कि जो पैल्पेब्रल फिशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब आँख ज़्यादा ओपन हो रही है, आईलिड के कोई डिज़ीज़ चल रही है, या फिर आई लैशेज़ का कोई प्रॉब्लम है, आईलिड की डिज़ीज़ चल रही है, या आँख जो ज़्यादा ओपन हो रही है तो उससे क्या होता है कि आँख ड्राई होना शुरू हो जाती है। या फिर ये है कि टीयर जो बन रहे हैं, जहाँ टीयर प्रोडक्शन हो रही है, जो वहाँ पे टीयर प्रोडक्शन के जो भी जो जहाँ से टीयर प्रोडक्शन होती है, अगर वहाँ पर कोई इशू आ रहा है तो फिर कोशिश की जाती है कि उन रीज़न्स को, जो जो कॉजेज़ हैं उनको देखा जाए और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, ताकि जो ड्राइनेस है आँख की इसको सही किया जा सके। और ये भी होता है कि अगर जो आँख ज़्यादा देर तक खुली रहे, या कोई जो ड्राई इसलिए हो रही हो कि ज़्यादा ओपन रही हो आँख,
या आईलेट का कोई इशू चल रहा हो तो फिर ऐसे हो सकता है कि जो आँख है वो ड्राई हो रही हो। तो फिर कोशिश की जाती है कि इन सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जाए और फिर ड्राइनेस को कम किया जाए। और फिर इसके अलावा जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं वो भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। माइनर कॉर्नियल इन्फेक्शंस जो हम बात कर रहे थे, अच्छा जी, ड्राई आई की। अच्छा, ड्राई आई कैन बी मोर लाइकली इन द पीपल विद who live in the dry air as well as those who use certain medications including antihistamine, nasal जो ड्रॉप्स होते हैं, डेकोजेस्टेंस एंड tranquilizers and antidepressants. People with dry eye should let their health care providers know all the medicine they are taking, since some medications might make dry eye symptoms worse. बाज़ होता है कि जो लोग इस तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह, तो फिर क्या होता है कि एंटी हिस्टामाइन वगैरह ले रहे होते हैं तो उनकी आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। कोशिश की जाती कि अगर पेशेंट वैसे अगर आमतौर पर अपनी ग़िज़ा में मक्खन का इस्तेमाल करे तो उसकी जो ड्राई आई है वो किसी हद तक बेहतर हो सकती है। ड्राई आई सिम्टम्स वर्स ड्राई आई इज़ ऑल्सो मोर कॉमन इन वुमेन स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज। अगर मेनोपॉज जो है उसके बाद ख़ासतौर पर ख़वातीन में ये जो ड्राई आई है उसका वो हो सकती है। अगर कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ की बात करें तो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच वन और मोर पार्ट्स ऑफ द कॉर्निया लूज़ देयर नॉर्मल क्लैरिटी। तो होता यह है कि कॉर्निया के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें से वन मोर पार्ट्स जो हैं वो अपनी जो नॉर्मल क्लैरिटी है, जो नॉर्मल उनकी शेप है, वो बरकरार नहीं रख पाते हैं ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ अ क्लाउडी मटेरियल। जिसके वजह इसकी आमतौर पर ये होती है कि कोई क्लाउडी मटेरियल जो है वो बन जाता है। There are 20 corneal dystrophies that affect all parts of the cornea. 20 के करीब तकरीबन ऐसी डिस्ट्रॉफीज़ हैं जो कि कॉर्निया के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको अफेक्ट करती हैं। मैनी ऑफ देम आर इनहेरिटेड आर नॉट रिजल्ट्स ऑफ अदर हेल्थ और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इनमें से बहुत सी ऐसी हैं कि जो इनहेरिटेड होती हैं और लाइफस्टाइल या फिर अदर जो कॉजेज़ होती हैं उनकी वजह से नहीं होती। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ अफेक्ट विजन इन वेरी डिफरेंट वेज़। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ जो हैं वो विजन को बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से डिस्टर्ब कर सकती हैं। सम कॉज सिवियर विजन प्रॉब्लम्स वाइल अ फ्यू कॉज नो विजन प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसी हैं जिनसे विजन डिस्टर्ब होती है, कुछ ऐसी हैं जिनसे विजन डिस्टर्ब नहीं होती एंड आर ओनली नोटिस ड्यूरिंग अ रूटीन आई एग्जामिनेशन। और जब उस वक्त पता चलता है इनका जब रूटीन का कोई आई एग्जामिनेशन चल रहा हो। अदर डिस्ट्रॉफीज़ माइट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज़ इंक्लूड फ्यूसिस डिस्ट्रॉफी है। फ्यूसिस डिस्ट्रॉफी इज़ अ स्लोली प्रोग्रेसिंग कंडीशन इन विच cells in the endothelium deteriorate for no apparent रीज़न। क्या रीज़न कोई नहीं होती, एपरेंट रीज़न नहीं होती, मतलब होता ये है कि जो एंडोथीलियम है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, कॉर्निया की एक लेयर होती है। एज ऑफ दीज सेल्स आर लॉस्ट, जैसे कि ये सेल्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। एंडोथीलियम कांट पम्प वाटर आउट ऑफ द स्ट्रोमा एज इट शुड। तो एंडोथीलियम क्या करती है कि जो स्ट्रोमा से जो वाटर वो पंप आउट करती है वो नहीं करती, मतलब जो उसको करना चाहिए वो नहीं करती। एंड द कॉर्निया स्वेल्स, और फिर क्या होता है कि कॉर्निया स्वेल हो जाता है। दिस डिस्टॉर्ट्स विजन, और फिर विजन ख़राब हो जाती है। इवेंचुअली द एपिथेलियम ऑल्सो टेक्स ऑन वाटर। एक्चुअली जो आखिरकार जो एपिथेलियम होती है, रेटिना की लेयर, वो जो है वो वाटर ले लेती है, रिजल्टिंग इन पेन, और फिर पेन होता है, सवेयर विजन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। Although doctors can often see early signs of Fuchs' dystrophy in people in their 30s and 40s, the disease rarely affects vision until people reach their 50s and 60s. तो ये जो डिज़ीज़ है आमतौर पर अगर लोग 50 और 60 की एज में होते हैं तब जाके ये लोगों को विज़न को मुतासर करती है, अदरवाइज़ विज़न मुतासर नहीं होती।
एट फर्स्ट अ पर्सन विद फ्यूचर्स डिस्ट्रॉफी विल अवेकन विद ब्लर्ड विजन, और जब वो जो ऐसा पर्सन है वो उसकी विजन ब्लर्ड हो जाती है, दैट विल ग्रेजुअली गेट बेटर ड्यूरिंग द डे। जब वो पर्सन उठता है तो उसकी विजन डिस्टर्ब होती है, लेकिन ड्यूरिंग द डे वो ग्रेजुअली जो है बेहतर होती चली जाती है। एज द डिज़ीज़ वर्सन, और जब ये डिज़ीज़ बहुत बुरी ख़राब हो जाती है तो दिस ब्लड विजन विल स्टे कांस्टेंट थ्रू आउट द डे। तो फिर ये होता है कि जब ये वर्सन हो जाए ना सिचुएशन, तो फिर ये होता है कि वो दिन में सारा दिन ये बरकरार रहती है। To treat the disease, doctors will try first to lower the swelling which with saline eye drops। तो कोशिश करते हैं डॉक्टर्स के शुरू में saline eye drops के साथ इसकी swelling को रोकें, और फिर ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वंस द डिजीज़ इंटरफेयर्स विद डेली एक्टिविटीज़ द पर्सन माइट नीड टू हैव अ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, और फिर अगर ये बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हो तो फिर पर्सन को चाहिए कि वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करवा लें। तो आगे एक और डिज़ीज़ है केरेटोकॉनस है। केरेटोकॉनस में कॉर्निया की शक्ल जो है वो कॉनिकल हो जाती है, कॉनिकल कॉर्निया हो जाता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी in the US and is most prevalent in teenagers and adults in their 20s, and it happens when the middle of the cornea thins and gradually bulges outward फॉर्मिंग अ कोन शेप। तो ये होता है कि सेंटर में से कॉर्निया जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है और बल्ज शेप में आ जाता है, और फिर ऐसे लगता है जैसे कोन शेप हो गई है, बल्ज होता है और फिर कोन शेप में आ जाता है। दिस बल्जिंग चेंजेस द हाउ द कॉर्निया रिफ्रैक्ट्स। ये बल्जेस जो है ये बताती है कि कॉर्निया फिर कितना रिफ्रैक्ट करता है, कितना बेंड करता है लाइट की रेज को, एंड कैन कॉज रिफ्रैक्टिव एरर्स सच एज नियर साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म, एंड इट कैन आल्सो कॉज स्वेलिंग एंड स्कारिंग ऑफ द कॉर्निया विच कैन हार्म विजन। और ये जो केरेटोकॉनस है, कॉनिकल कॉर्निया है, इसकी वजह से क्या होता है, विजन इम्पेयर्ड हो जाती है, कॉर्निया पर स्कारिंग हो जाती है, कॉर्निया की स्वेलिंग हो जाती है, स्टिग्मेटिज्म हो जाता है, नियर साइटेडनेस या मायोपिया भी हो सकता है। अब जो केरेटोकॉनस है आमतौर पर क्या होता है कि एक केरेटोकॉनस यूजुअली अफेक्ट्स बोथ आईज। एट फर्स्ट विजन प्रॉब्लम्स from keratoconus can be treated with eyeglasses, but as the stigmatism worsen। अच्छा जी, अगर तो केरेटोकॉनस जो है उसको ट्रीट किया जा सकता है आई ग्लासेस के साथ, लेकिन अगर एस्टिग्मेटिज्म बहुत वर्स हो जाए तो फिर क्या करते हैं, स्पेशली फिटेड कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनकी ज़रूरत पड़ती है द डिस्टॉर्शन एंड प्रोवाइड बेटर विजन तक, ताकि जो विजन जो है उसको बेहतर किया जा सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्टैक्ट लेंस fit properly because a poorly fitting lens can cause further damage to the cornea। और ये बहुत ज़रूरी है कि कॉर्निया पर जो लेंस फिट किया जा रहा है वो प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर फिटिंग नहीं होगी तो फिर कॉर्निया को दोबारा से डैमेज हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से पूरा एक टेस्ट करते हैं और डिफरेंट जो लेंस हैं वो कोशिश करते हैं कि कॉर्निया पर फिट करने की कोशिश करते हैं। जब जो भी लेंस कॉर्निया पर फिट आ जाता है तो फिर वो उसका इस्तेमाल कराते हैं। दिस माइट प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम बीइंग एबल टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज। जी आगे चलते हैं। ग्रैनुलर डिस्ट्रॉफी। ग्रैनुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, ग्रैनुलर डिस्ट्रॉफी कॉजेस क्रम्स शेप्ड। अब ये क्रम्स शेप हो जाती है कॉर्निया की, लीजन क्रम्स शेप्ड लीजन्स जो हैं वो कॉर्निया पर बन जाते हैं। ग्रैनुलर डिस्ट्रॉफी कॉजेस क्रम्प शेप्ड लीजन्स टू फॉर्म ऑन द इनसाइड ऑफ द आई। ओवर टाइम दीज लीजन्स कैन ग्रो एंड अफेक्ट विजन। लीजन्स क्या होते हैं, ज़ख़म होते हैं, चोट का निशान जो होता है उसको लीजन कहा जाता है। तो क्या होता है कि ये विजन को अफेक्ट करते हैं। इन सम पीपल द कंडीशन ऑल्सो कॉजेज आई पेन और डिस्कम्फर्ट, एंड दीज आर टू टाइप्स ऑफ ग्रैनुलर डिस्ट्रॉफी, टाइप 1 एंड टाइप 2। यूजुअली पीपल विद टाइप 1 granular dystrophy will begin to have symptoms in childhood or early adulthood, while people with type 2 will begin to have symptoms in their 20s and 30s। और जिन लोगों में ग्रैनुलर डिस्ट्रॉफी होती है अगर तो
टाइप 1 हो तो फिर वो चाइल्डहुड में ही, अडल्टहुड में सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर टाइप 2 हो तो फिर वो 20s और 30s में सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एक और डिस्ट्रॉफी है लैटिस डिस्ट्रॉफी। लैटिस डिस्ट्रॉफी कॉजेज एबनॉर्मल प्रोटीन फाइबर्स। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल प्रोटीन फाइबर्स जो हैं वो कॉज करती है ये, और इनको कहा जाता है एमोलॉइड डिपॉजिट्स टू कलेक्ट इन द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा में कलेक्ट हो जाते हैं। ओवर टाइम दीज ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स कन्वर्ज एंड टेक मोर ऑफ द स्ट्रोमा, टेक अप मोर ऑफ द स्ट्रोमा। ये बहुत सारा स्ट्रोमा जो है वो कवर कर लेते हैं और ये कन्वर्ज हो जाते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ द फाइबर्स कन्वर्ज एंड टेक अप मोर ऑफ द stroma, and these causes cloudiness in the cornea and can also harm vision। और फिर ये जो है ये स्ट्रोमा के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं ग्रुप्स में, और फिर क्या होता है कि मोर स्ट्रोमा कवर कर लेते हैं। स्ट्रोमा जो है वो सबसे जो थिक लेयर होती है कॉर्निया की, वो दरमियान की लेयर होती है, उसे कहा जाता है। आमतौर पर ये तीसरी लेयर होती है। और फिर क्या होता है कि ये जो अगर तीसरी लेयर है यहाँ तक ये अगर पहुँच जाती है डिस्ट्रॉफी, और ये कहाँ पर क्लाउडीनेस हो जाती है, तो इसकी वजह से विजन को बहुत नुकसान पहुँचता है। ऑल्दो लेटिस डिस्ट्रॉफी कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ लाइफ, द कंडीशन यूजुअली हैपन्स इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ द 2 and 7। आमतौर पर 7 और 2 साल की उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा होती है। Some people with lattice dystrophy also develops recurrent epithelial erosions, which is when the part of the cornea called the epithelium is damaged और eroded। जब जो कॉर्निया का एपिथेलियम डैमेज होना शुरू हो जाता है तो फिर इस पर एरोशंस बन जाते हैं। These erosions changes the curvature of the cornea, causing vision problems and also expose the nerves that line the cornea। अब ये जो कॉर्निया की एक स्मूथ सरफेस होती है, कॉर्निया की एक स्मूथ लाइनिंग होती है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉर्निया इन एरोशंस की वजह से कॉर्निया जो है वो उसकी रेगुलरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसका कर्व ख़राब हो जाता है, और फिर कॉजिंग सवेयर पेन फॉर पीपल विद रिकरेंट एपिथेलियल एरोशंस। और फिर क्या होता है कि इन लोगों को जो सवेयर रिकरेंट एरोशंस आना शुरू हो जाते हैं, और ब्लिंकिंग माइट इवन बी पेनफुल, और जो ब्लिंकिंग है आई ब्लिंकिंग वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है और पेनफुल हो जाती है। टू हेल्प विद पेन फ्रॉम एपिथेलियल एरोशंस द डॉक्टर माइट गिव आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शंस ऑन द डैमेज्ड एरिया। जो एरिया डैमेज हो जाता है एरोशंस की वजह से, तो क्या होता है कि डॉक्टर्स ऑइंटमेंट देते हैं, आई ड्रॉप्स देते हैं, मरहम देते हैं, आई ड्रॉप्स देते हैं, ताकि ये जो कॉर्निया पे जो एरिया डैमेज हुआ है वो ठीक हो जाए। इन सम केसेस एन आई पैच मे बी को यूज्ड, फिर आई पैचेस भी यूज़ किए जाते हैं टू कीप द आईलिड्स स्टिल, ताकि आईलिड्स जो हैं वो स्टिल रहें और ब्लिंकिंग ना करें। विद गुड ट्रीटमेंट दीज एरोशंस यूजुअली हील विद इन 3 days। आमतौर पर ये होता है कि एरोशंस जो हैं वो 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। जो डैमेज हुआ होता है आँख को, जो नुकसान पहुँचाता है, वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बट द पर्सन माइट हैव ओकेजनल पेन फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 weeks। और फिर लेकिन जो पर्सन है उसको तकरीबन 6 से 8 हफ्तों तक जो पेन है वो रहती है। By about age 40, some people with lattice dystrophy will have scarring under the epithelium. This cause in a haze on the cornea that can greatly harm vision. In this case, a corneal transplant might be needed. While transplant is a good option for people with this condition, the condition might happen in the donor cornea in as little as 3 years. If this happens, early treatment with the excimer laser can help. This treatment is called therapeutic keratotomy, PTK. PTK can remove the disease layer of the cornea.
जी, इसके अलावा मैप डॉट फिंगर प्रिंट डिस्ट्रॉफी है, और दिस डिस्ट्रॉफी हैपन्स व्हेन पार्ट ऑफ द एपिथेलियम डज नॉट डेवलप नॉर्मली एंड द एपिथेलियम कॉर्ड कांट प्रॉपरली एडहियर टू इट। तो इसमें एपिथेलियम का जो कोई पार्ट है वो सही तरह से डेवलप नहीं हो पाता। दिस कॉज द एरोशंस ऑफ द एपिथेलियम एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉफी। Since it affects the area of the epithelium called the basement membrane, और फिर basement membrane जो है वो affect हो जाती है। For people with this condition, erosions of the epithelium leads to change in the curvature of the cornea and causing periodic blurred vision, and erosions might also expose the nerve endings that line the tissue and cause moderate to severe pain, and this can last for several days, and generally the pain will be worsened when the person wakes in morning. Other symptoms include sensitivity to light, excessive tearing, foreign body sensation. Usually the condition will flare up for a few years and then go away on its own with no lasting loss of vision. Most people do not have any pain or vision loss and might not even know they हैव द कंडीशन। बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसी कंडीशन है, और कुछ लोगों को पेन होता है, लेकिन ये डिज़ीज़ खुद ब खुद ही कुछ अरसे बाद ठीक हो जाती है। ग्राफ्ट वर्सेस हॉस्ट डिजीज़ है, GVHD है। दिस डिजीज़ इज़ अ कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम बोन मैरो डोनेशन और ब्लड स्टेम cell transplant especially it occurs when the immune cell of the donor rejects their new environment and begin to attack the host tissues. The damage done to the cells of the internal organ, nervous system, and muscles, skin, and eye can cause a series of systematic issues. Ocular issues occur in approximately 40 to 60% of the people with chronic GVHD. In these instances, donor cells attack and cause inflammation to the structure of the eye. As a result, tear glands can become blocked, causing severe dry eye. Corneal inflammation can help to thinning infection, perforation, scarring, and new vascularization. Damage to the visual structure can compromise this ability to see clearly, and if left untreated can cause permanent visual dysfunctioning. Symptoms include pain, burning, inflammation of the eye, as well as eye irritation with foreign body sensation, a reduction in night vision, blurred vision, watering eyes, as well as dry eye. Reduced tears production, chronic conjunctivitis, and redness were also noted. Sensitivity to light and rubbing of the eye were symptoms noted particularly in children. Herpes zoster is another disorder of the eye, and this is infection that is caused by the Varicella zoster virus, and this is the same virus that causes chickenpox. In most cases, once a person recovers from chickenpox, the virus remains inactive in his or her body. But in some people, the virus becomes active again later in life. When this happens, this virus travels down nerve fibers and can infect any part of the body. The infection causes a blistering rashes called shingles, fever, painful inflammation of the affected nerve fibers, and a general feeling of sluggishness. In many people who have a Varicella zoster infection in their head or neck, the virus also affects the cornea. To treat an infection in the cornea, doctors will often prescribe oral antiviral medication, and this can lower the risk of inflammation and scarring in the cornea. The virus can also decrease corneal sensitivity. This means that the cornea will not be as sensitive to foreign objects, such as the eyelashes. In many cases, this decreased sensitivity is permanent. Corneal problems can arise after the virus is gone. तो जब वायरस चला भी जाए तब भी कॉर्निया के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं. फॉर दिस रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल हु हैव हैड shingles on their faces have regular follow-up examination. तो इसके बाद जब ये क्योर हो भी जाए तब भी
डॉक्टर से इसका फॉलोअप चलता रहना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए। Iridocorneal endothelial syndromes, ICE, this condition involves changes in the iris, the colored part of the eye, swelling of the cornea. इसमें होता है कॉर्निया की swelling हो जाती है and the development of cornea, glaucoma, और ग्लैकोमा डेवलप हो सकता है। ग्लैकोमा is a disease in which normal fluid inside the eye can't drain properly। ग्लैकोमा में क्या होता है कि जो आँख के अंदर फ्लूइड होता है वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि आँख का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। आँख का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि आमतौर पर ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से जो विजन है वो इम्पेयर हो जाती है। ग्लेकोमा कैन कॉज सिवियर विजन लॉस। ICE इज़ मोस्ट कॉमन इन women and usually diagnosed between ages 30 to 50. It usually only happens in one eye. ICE syndrome is actually a group of three closely linked conditions: iris nerves for Cogen Rees syndrome and Schindler syndrome and essential progressive iris atrophy. There are no treatment that can keep ICE syndrome from progression, but doctors can give medication to treat the glaucoma associated with ICE. A corneal transplant can also be treat the corneal swelling. Limbal stem cell deficiency. The cornea is the thin transparent layer of tissues that covers the outer surface of the eye, protecting this important visual structure of the iris and pupil. Limbal stem cell deficiency is a condition that results from a failure in the limbal stem cells to properly repair and regenerate the surface of the cornea. This can lead to thinning, painful ulceration, and opacity in the cornea, and eventually possible blindness. What is it often difficult to diagnose at early age stages? It is important to begin care for the condition as soon as possible. While it is most treatable, some symptoms include eye irritation, tearing, pain sensitivity to light, and intolerance to contact lenses. Reduced vision is also a symptom that can manifest in the absence of the function stem cells to renew the cornea normally. The cells of the cornea are replaced with less transplant conjunctival tissues, creating a hazy surface on the eye. Uncontrollable eyelid movement or a twitch is an other. Blepharospasm is an other system. Chronic eye irritation associated with dry eye disease has been noted for those with a history of uncomfortable contact lens wear, growths on eye, tumors, pterygium, hypoxia, and other forms of the congenital and infections. Eye disease, glaucoma are also symptomatic. Trauma, toxins, ocular surgery, as well as radiation, chemicals, and thermal burns to the eye, as well as chemotherapy, can cause the limbal stem or cell deficiency. जी, अब देखते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है। Mucous membrane, pemphigoid, ocular, cicatrioid, pemphigoid, ocular, cicatricial. Pemphigoid is caused by a rare systemic autoimmune disorders that primarily attacks the conjunctiva of the eye. The conjunctiva is the thin mucous membrane that covers the inner eyelid and sclera white of the eye, important in the lubrication and protecting the eye. जो कंजक्टिवा है बहुत इम्पोर्टेंट है आई की lubrication में और उसको protect करने में. When the conjunctiva is attacked, inflammation
जब कंजक्टाइवा पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, कंजक्टिवाइटिस हो जाए, तो अगर आप ये जो इतना डिफ़िकल्ट सा नाम है अगर आपसे नहीं याद हो सके तो आप इसको कंजक्टिवाइटिस की हेडिंग देकर याद कर लें। जब कंजक्टिवाइटिस हो जाए पेशेंट को, उसको इन्फेक्शन हो जाए उसके कंजक्टाइवा को, उस पर स्कारिंग हो जाए, साइकेट्राइजेशन हो जाए, तो फिर क्या होता है कि जो विज़न है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लाइंडनेस भी हो जाती है अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए. Twice as many women as men as affected by this disorder, that is typically diagnosed between the age of 60 to 80 years, with a few rare cases in younger adults closer to 30 years. While there is no increase risk specific geographical location or race, the disorder affects up to as many as one in 80,000 people, and those with a DQ beta 1 star 0301 gene have an increased likelihood to have the disorder. If its symptoms early appear, include conjunctivitis, inflammation of the inner eyelid, sclera, burning, irritation, tearing, possible mucus discharge from the eye and trichiasis, eyelashes, then turn inwards. Advanced symptoms can include blistering, scarring of conjunctiva. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से क्या होता है, कंजक्टाइवा की स्कारिंग की वजह से, ब्लिस्टरिंग की वजह से जो रेटना कॉर्निया भी मुतासर होता है और फिर जो विज़न है वो डिस्टर्ब हो जाती है. इसके अलावा ऑक्यूलर हर्पीज़ हैं. दिस कंडीशन इज़ कॉज्ड बाय recurrent viral infections from the herpes simplex virus, and it is most common infection cause of the corneal blindness. In US, it causes painful sore on the eyelid or surface of the eye and inflammation of the cornea. Prompt treatment of antiviral medication can help stop the herpes virus from multiplying and destroying cells in the cornea. Research has shown that once a person develops ocular herpes, he or she has up to 50% chances of having a recurrence. The next flare up could come weeks or even years after the last occurrence. मतलब दोबारा हो सकता है, सालों के बाद भी हो सकता है. Some factors believed to be associated with recurrence include fever, stress, sunlight and eye injury. अगर किसी को दोबारा से eye injury होती है, sunlight एक्सपोजर होता है, स्ट्रेस होता है, फीवर होता है, तो ये दोबारा से वायरस हमला कर सकता है. In some cases, the infection spreads and becomes more severe infection called stromal keratitis, and this causes the body immune system to attack and destroy cells in the stroma. Stromal keratitis is more difficult to treat than other ocular herpes infections. Repeated episodes of stromal keratitis can cause scarring of the cornea, and this can lead to loss of vision and even blindness. ट्रीजियम. अब ट्रीजियम बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रीजियम इज़ अ पिंकिश ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रोथ ऑफ tissues on the cornea. Trigemiums are more common in sunny climate and in people aged 20 to 40. Some trigium grow only slowly throughout a person's life, with others stop growing after a certain point. A trigium rarely grows so large that it begins to cover the pupil of the cornea. ये कॉर्निया के ऊपर एक झिल्ली सी बन जाती है, और ये होता है कि ये इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये कॉर्निया को कवर करने लग जाती है. बिकॉज ट्रीजियम इज़ ईजी टू प्रिसाई एंड नोटिस ऑन द फेस, मैनी पीपल विद द कंडीशन वांट टू हैव इट रिमूव्ड, और बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट. हाउ एवर सर्जरी टू remove a trachea is not recommended unless the trachea affects vision or causes discomfort. If a trachea is surgically removed, it might grow back, particularly if the person is younger than 40. These are many treatments eye doctors can use to make less likely that the trachea will grow back. These include the use of conjunctival autografts, amniotic membrane, and a medication called mitomycin C. The trachea should not be very noticeable unless it becomes red and swollen from dust or air. Propellants, lubricants can reduce the redness and provide relief from the chronic irritation. सिम्टम्स ऑफ कॉर्नियल प्रॉब्लम्स आमतौर पर क्या हो सकती हैं
तो that affects the part of the eye. The term corneal disease refers to many conditions that affects the part of the eye. These include infections, tissues breakdown, and other disorders you can get from your parents. Cornea usually heals itself after minor injuries or infections, but during the healing process you might notice symptoms like pain, blurred vision, tearing, redness, extreme sensitivity to light, and these symptoms also come with other eye problems. So they may signal or more serious issues that they require special treatment. If you have them, go to your eye doctor. What is the treatment? Many corneal conditions can be treated with prescription eye drops. If you have advanced corneal disease, you may need a different treatment. Laser treatment to treat some corneal dystrophies and other conditions. Doctors can use a type of laser treatment called phototherapeutic keratotomy (PTK) to reshape the cornea, remove scar tissues, and make vision clearer. Corneal transplant surgery: if the damage to the cornea can't be repaired, doctors can remove the cornea, a damaged part of the cornea, and replace it with healthy corneal tissue from a doctor with corneal tissue from a donor. कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में अगर हम मज़ीद जानना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में यहाँ इतनी ही ज़रूरत है. आर्टिफिशियल कॉर्निया एज एन alternate to corneal transplant, doctors can replace a damaged cornea with an artificial cornea called a keratoposthesis, KPRO. आज का लेक्चर बहुत लेंथी था, तो थोड़ा कुछ डिज़ीज़ जो हैं, कुछ जो इसकी कॉर्निया की डिज़ीज़ थी वो डिफ़िकल्ट हैं. तो लेकिन ये है कि आप इनको शॉर्ट करके याद कर सकते हैं. लेकिन ज़ाहिर है कि हमारा एक टॉपिक है और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कॉर्निया की डिज़ीज़ जो हैं वो बहुत ही इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि इनकी वजह से जो है विज़न बहुत इम्पेयर हो सकती है. विजुअल इम्पेयरमेंट जो है इसकी बहुत बड़ी रीज़न जो है कॉर्नियल डिज़ीज़ हो सकती हैं. तो ये है कि कॉर्नियल डिज़ीज़ जो है उनका फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट होना चाहिए और इसका फॉलोअप भी होना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉर्निया अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी कुछ लेयर्स ऐसी होती हैं जो दोबारा नहीं बनती. कॉर्निया पर डिस्ट्रॉफीज़ आ जाती हैं और फिर क्या होता है कि आई बाज़ुकात ये भी होता है कि कॉर्निया इतना पतला हो जाता है कि रप्चर हो सकती है आँख. और फिर ये भी है कि फिर अगर कॉर्निया इतना ज़्यादा उस पर ओपेसिटीज़ बन जाती हैं तो रोशनी जो है अंदर दाखिल होना उसका मुश्किल हो जाता है. विज़न जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमारा कोई भी कॉर्निया में कोई इश्यूज़ आ रहे हों तो फिर क्या होता है फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए. ठीक है जी. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. शुक्रिया.